हेलो एवरीवन। मैं ब्रिजमोहन मीना इंग्लिश विद बीएम सर में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। टेंस के बिना हम अंग्रेजी की कल्पना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक बॉडी के लिए कंकाल स्केलेटन की जरूरत होती है, पूरा शरीर उसी कंकाल पर टिका होता है। उसी प्रकार से अंग्रेजी इंग्लिश डिपेंड्स ऑन टेंस। टेंस इसका वह बुनियादी ढांचा है जिस पर इंग्लिश रूपी भवन खड़ा होता है। लगभग सभी प्रकार के वाक्य इसी के द्वारा पॉसिबल है। अंग्रेजी के 80% भाग टेंस से रिलेटेड वाक्यों पर संबंधित होता है। टेंस का मतलब काल होता है। यह सामान्य काल से हटके होता है। इसका मतलब वर्ब की फॉर्मेशन। अलग अलग समय में वर्ग का क्या रोल होता है, टेंसों के माध्यम हम समझ सकते हैं। टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहा जाता है। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट के भी 4 भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्य काल कहा जाता है, उसी के भी 4 भाग होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचाने, कैसे जाने कि वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। इस आधार पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर सकते हैं। जिस वाक्य से किसी व्यक्ति की आदत, दिनचर्या, सामान्य सत्य, प्राकृतिक नियम तथा वैज्ञानिक तथ्य का बोध हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप: वह रोज सुबह जल्दी उठता है। इसमें आदत का बोध हो रहा है। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। दिनचर्या का बोध हो रहा है, दैनिक का काम है। सूर्य पूर्व से निकलता है। सामान्य या सार्वभौमिक सत्य। सब जानते हैं सूर्य पूर्व दिशा की ओर ही निकलता है। ये सामान्य और सार्वभौमिक सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्राकृतिक नियम है।
पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वैज्ञानिक तथ्य हैं। ये तो इसकी मूलभूत परिभाषा हुई, परंतु हम हिंदी भाषी प्रदेशों में इसकी अलग से जो सरल है और इजी है उस पहचान को भी जानना चाहते हैं, ताकि हम इतने बड़े झंझट में न उलझ करके इसकी सीधी और सरल पहचान को भी समझते हैं, क्योंकि जो सरल होती है वही तुरंत काम आती है। और इसकी सरल और सुगम जो पहचान हिंदी भाषी लोगों के लिए है वह इस प्रकार से है। सामान्य पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे, तेहें, तेहो तथा ताहू आदि आते हैं वे सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये इसकी सबसे सीधी और सरल पहचान है। कोई भी हिंदी वाक्य जो बोला जाता है उसके अंत में ताहे, तीहे, तेहें, ताहू आदि आते हैं तो समझ लीजिए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब हमें उसकी अंग्रेजी बनानी है, तो जब अंग्रेजी बनाएंगे तो अंग्रेजी बनाने की जो संरचना है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य बनते कैसे हैं, तो इसके लिए हम समझेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वास्तव में किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन होती है वो अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य के बारे में समझते हैं कि जो सकारात्मक वाक्य होता है, जो साधारण वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना होकर के एक सिंपल साधारण बात कही गई होती है, उसको सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, यानी कि उसका कर्ता लिखो। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी क्रिया की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही, सी, इट और नेम, इनमें से कोई भी प्रोनाउन हो या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ना हो इनके अतिरिक्त, तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। परंतु यदि वाक्य थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के पीछे एस या ईएस जोड़ा जाता है। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इसको कर्म कहा जाता है। इसके बाद में अन्य शब्द लिखे जाते हैं। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत सीधा है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के पीछे एस या ईएस जोड़ देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य की संरचना पूरी हो जाती है। आइए उदाहरण से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब इसमें पहचान करिए कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। बिल्कुल जी, हमने पहचान में बताया गया था कि जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए, ता है, तो इसके पीछे देखो ताहू आ रहा है, ये ताहू। जब ताहू इसके पीछे आ रहा है अंत में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का
अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव वही है जो नेगेटिव नहीं हो, जो इंटरोगेटिव नहीं हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं हो, उसको ही कहा जाता है अफर्मेटिव वाक्य। तो ये साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई, मैं क्या है इसमें? आई, यानी कि मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई इंग्लिश में। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही गो। मैंने आपको बताया था कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्रिया में एस यस जुड़ेगा, परंतु यहाँ जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ में एस यस नहीं जुड़ेगा। भले ही आई एक वचन है, परंतु यही शर्त बताई थी मैंने कि फर्स्ट पर्सन जो वाक्य है उसके साथ में एस यस नहीं लगेगा, भले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो फिर कहाँ लगेगा? केवल थर्ड पर्सन, उनके बाद में ही ये लगेगा। अब ये थर्ड पर्सन तो है नहीं, आई तो फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन पे ये नियम लागू नहीं होगा, चाहे इनमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और एस यस नहीं जुड़ेगा। परंतु यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ करके हो और सिंगुलर हो तो फिर क्रिया की मेन फॉर्म में एस यस लगता है। तो आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो आई सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे स्कूल जाना है, टू गो स्कूल, और डेली ये अन्य शब्द बाद में आ गए। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। वह क्रिकेट खेलता है। ही क्या है? अब देख लीजिए, ये एक वचन है और थर्ड पर्सन है, क्योंकि थर्ड पर्सन में ये प्रोनाउन आते हैं ही, सी, इट और नेम। तो ये ही थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में जो प्ले आया है तो प्ले के साथ में एस जुड़ गया। अब एस क्यों जुड़ा, ईएस क्यों नहीं जुड़ा, इसका नियम मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन एस या ईएस में से कोई एक चीज जुड़ गई। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। या तो एस जुड़ता है या ईएस जुड़ता है। अब कहाँ एस जुड़ता है और कहाँ क्रिया के पीछे ईएस जुड़ता है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम्स हैं, जिनको हम अभी पढ़ेंगे। आपको अधिक पुष्ट हो जाएगा। वह खाना पकाती है, ये भी एक वचन है, थर्ड पर्सन है ये भी। ही, सी, इट, नेम। जब ये थर्ड पर्सन है, सी यानी वह प्रोनाउन है, तो कुक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें एस यस जुड़ गया। देखो, क्योंकि एक वचन है ना, थर्ड पर्सन है, तो कुक के साथ में एस लग गया। कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। आप अंग्रेजी अच्छी तरह बोलते हो, तो देख लीजिए, यू सब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पे एस यस जोड़ने वाला नियम लागू नहीं होता। सेकंड पर्सन है तो यू स्पीक, आप बोलते हो इंग्लिश वेल, अच्छे तरीके से। यू स्पीक इंग्लिश वेल, आप अच्छे तरह से इंग्लिश बोलते हो। अभी अपन ने सकारात्मक वाक्यों के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार से हम अब नेगेटिव वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। यू स्पीक इंग्लिश, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट, अब नेगेटिव वाक्य की जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में डू अथवा डज। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो वहां डज आएगा, और इसके अलावा यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां डू आएगा।
उसके बाद में नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि एक वचन और बहुवचन को समझाने के लिए डू और डज का प्रयोग किया गया। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में फिर अदर वर्ड्स आएंगे। उदाहरण से समझते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है। मैं आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में डू नॉट आएगा। डू, ये देखिए डू, फिर इसके बाद नॉट आएगा, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्ले, क्रिकेट, और फुल स्टॉप आ जाएगा। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। निशा अखबार नहीं पढ़ती है। निशा डज नॉट रीड न्यूज़पेपर्स। निशा अखबार नहीं पढ़ती है। तो निशा क्या है? निशा किसी का नाम है जो थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन की क्या क्या प्रोनाउन है? ही हो, सी हो, इट हो, या फिर किसी का नेम हो, यानी नाम हो। तो निशा क्या है? किसी का नेम है। तो ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या रहता है? डज। उसके बाद में फिर नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई रीड, फिर आ गया ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर्स। निशा डज नॉट रीड न्यूज़पेपर्स। निशा अखबार नहीं पढ़ती है। फिर नीचे देखिए, सीता गाने नहीं गाती है। सीता क्या है? सीता भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि किसी का नाम है। ये थर्ड पर्सन है, तो सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। सीता गीत नहीं गाती है। हम प्रतिदिन टीवी नहीं देखते हैं। हम प्रतिदिन टीवी नहीं देखते हैं, ये भी नेगेटिव सब्जेक्ट है, तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, वही नेगेटिव है। वी क्या है? हम। अब ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, इसके साथ में भी डू लगेगा। वी डोंट, अब यहाँ मैंने डोंट इसलिए कर दिया क्योंकि डू और नॉट दोनों को मिलकर के डोंट लिखा जा सकता है। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता है कि दो शब्दों को मिला करके एक बना दिया जाता है। जिसे डू नॉट को डोंट और डज नॉट होता तो डजंट आ जाता है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। वी डोंट वॉच टीवी एवरी डे। हम प्रतिदिन टीवी नहीं देखते हैं। हम प्रतिदिन टीवी नहीं देखते हैं। इस प्रकार से आप नेगेटिव जो वाक्य होते हैं उनको बना सकते हैं। अब चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसमें देख लीजिए। सबसे पहले तो डू और डज आएगा। यदि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो डज आएगा। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, इंट्रोगेशन मार्क आएगा। इस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस की संरचना को हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से इंटेरोगेटिव वाक्यों को हम बना सकते हैं। उदाहरण से आइए हम इसको और अच्छा समझ लेते हैं। क्या आप जानते हो? बस, जरूरी नहीं सभी सब्जेक्टों में ऑब्जेक्ट भी हो, कभी कभी बिना ऑब्जेक्ट के भी वाक्य बनता है, जिसको अकर्मक और सकर्मक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके द्वारा हम बनाते हैं। डू यू नो? क्या आप जानते हो? तो सबसे पहले डू, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, नो मैंने जानना। डू यू नो? क्या तुम जानते हो? फिर आ गया, क्या वो खाना पकाती है? तो ये वो क्या है? थर्ड पर्सन है, सी, और एक वचन है। थर्ड पर्सन एक वचन, तो यहाँ डज आएगा। डज सी, फिर कुक आया, यहाँ कुक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे अफर्मेटिव में आता है। एस यस किस में जुड़ता है? क्रिया में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जुड़ते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो फिर उसमें क्रिया में एस यस नहीं जुड़ता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। डज सी कुक फूड? क्या वह भोजन बनाती है? क्या राम यहाँ आता है? तो राम भी क्या है? किसी का नाम है, थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन है तो क्रिया के पहले, सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? डज आएगा। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हियर। डज राम कम हियर? क्या राम यहाँ आता है? इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आप कहाँ रहते हो?
इसमें हमने WH वर्ड को भी सम्मिलित किया गया है। WH वर्ड में क्या होता है, या तो W से शुरू होने वाले या H से शुरू होने वाले प्रश्न, जो क्या नाम से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो यहाँ आएंगे। तो वेयर आ गया यहाँ पर। वेयर का मतलब कहाँ होता है, वेयर, और आगे की संरचना वही होती है नॉर्मल। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अब इसके बाद में एक और है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का मिक्स होता है, दोनों का मेल होता है, दोनों से मिलकर के बना जाता है। इसमें प्रश्न भी होता है और नहीं वाले भाव भी होता है, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसकी संरचना कैसी होती है, डू और डज पहले आते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फिर नोट का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इंट्रोगेशन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब देख लीजिए, अब वाक्य को जब बनाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो इसमें प्रश्न भी है और नहीं भी है, तो क्या है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का मिक्स है, तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, डू यू, सबसे पहले डू आ गया क्योंकि सेकंड पर्सन है। डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो। देख लीजिए, क्या हम सच नहीं बोलते हैं, तो डू वी नॉट स्पीक द ट्रुथ, ये आ गया। फिर इस प्रकार देखिए आप, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, इसमें हमने WH को मिक्स करते हुए इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया है। वाई डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। अब हमने इसके चारों तरह के वाक्यों को बनाया है, यहां तक कि पांचों तरह के वाक्य जिसमें WH को अभी हमने मिक्स किया है। तो हमने सभी प्रकार के वाक्यों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की संरचना को समझा और उसके अनुसार हमने वाक्य बनाए। परंतु हमें एक जो नियम आपको मैंने बताया था कि क्रिया में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या ईएस जुड़ता है, परंतु हमारे सामने समस्या यह आती है कि एस जोड़े या ईएस जोड़े। इस समस्या को बचने के लिए हमें नियम को याद रखना पड़ेगा। वह कौन सा नियम है, देखिए, यदि वाक्य क्या है, हमेशा ही अफर्मेटिव वाक्य होना चाहिए, तभी एस ईएस जुड़ता है, पहली बात तो याद रखो। यानी कि साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्यों में ही वर्ब में एस ईएस जोड़ा जाता है। तो फिर क्या किया जाता है, वर्ब यदि एस और यस कब जुड़ता है, जब वाक्य क्या हो, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो वर्ब में एस यस जुड़ता है। देख लीजिए, आई, वी, यू, दे, या इसके अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे मान लो गर्ल्स हो सकता है, बॉयज हो सकते हैं, चिल्ड्रेन हो सकते हैं, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है अफर्मेटिव में, सीधी सी बात। इसके बाद में नीचे देखिए आप, जैसे कि यदि सब्जेक्ट या प्रोनाउन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, या राम हो सकता है, या किसी का नाम। मतलब यदि ये हो तो वर्ब तो आएगी, पर वर्ब के पीछे क्या जुड़ेगा, एस या ईएस जुड़ेगा। अब समस्या यही आती है कि एस किस में जोड़े और ईएस कहां पर जोड़े। यदि वर्ब के पीछे क्या हो, यदि वर्ब के पीछे एस हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, वर्ब के पीछे का जो लेटर है, तो वहां पर एस जोड़ा जाता है। तो वहां पर क्या जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है। और वर्ब के अंत में यदि वाई हो और वाई के पहले व्यंजन हो, जैसे कि बी हो, सी हो, ये सब व्यंजन है। अंग्रेजी में केवल 5 ही वोवेल्स होते हैं, 5 ही स्वर होते हैं, वह होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर अंग्रेजी के जो 26 लेटर हैं, 21 लेटर और बचे,
वह सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वाई हो अंत में, वाई के पहले कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो तो फिर वाई हट जाती है वहां से, और वाई की जगह आई ई एस जोड़ा जाता है। यानी कि एस ना जुड़ करके वहां वाई को हटा करके वाई की जगह तो आई लगाओ, फिर ई एस जोड़ो। ये नियम है क्रिया में। जैसे कि स्टडी है तो अंत में वाई है, वाई से पहले व्यंजन है डी। यदि स्वर होता ए होता तो ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन अंत में वाई है और वाई के पहले क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है तो वाई को हटा दीजिए और उसकी जगह ये लगा दीजिए आई और फिर ई एस, स्टडीज हो गया। फिर केरी है तो अंत में क्या है, वाई, और वाई के ठीक पहले व्यंजन है आर, इसलिए यहाँ वाई हटेगा और क्या लगेगा, केरीज। ये आई ई एस केरीज हो गया। इनके अलावा सभी वर्ब के अंत में एस लगाते हैं। इन नियमों को छोड़ करके अन्य सभी जितने भी वर्ब आती है जो सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाया जाता है वहां पर एस लगाया जाता है। जैसे प्रे, अब वाई अंत में क्या है, वाई है, वाई के पहले व्यंजन नहीं है, स्वर आ गया अभी, ए आ गया ना, ये स्वर है, ओवेल है ये, ए ई आई ओ यू, ये 5 ओवेल होते हैं अंग्रेजी में। तो ये ए आ गया तो यहाँ पर एस ही लगेगा, वाई हट करके आई एस नहीं लगेगा। ब्रे, ब्रे क्या है, ब्रे मैंने रेखना होता है और उसके पीछे आ रहा है वाई, तो वाई को हटा करके आई एस नहीं लगेगा क्योंकि अंत में वाई है, वाई से पहले व्यंजन ही है, स्वर है, तो यहाँ एस लगेगा। प्ले, प्ले में भी देख लीजिए अंत में वाई है, वाई के पहले स्वर है, इसलिए यहाँ भी एस ही लग रहा है। तो एंजॉय देख लीजिए, जिसके अंत में क्या है, वाई है, वाई के पहले स्वर है, ए ई आई ओ, वो भी स्वर है, वोवेल है, इसलिए यहाँ भी क्या लगेगा, एस ही लगेगा, एंजॉय। इस प्रकार से हमने ये सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अध्ययन किया। अब इसको पक्का सीखने के लिए, इसमें परफेक्शन लाने के लिए हमको अभ्यास करना होगा। अभ्यास के लिए मैंने आपको 4 ये वाक्य दिए हैं हिंदी में, आपको इनकी अंग्रेजी बनानी है, इनकी अंग्रेजी बनानी है। अब बना लीजिए, देख लीजिए। ये राम है, राम क्या है, सब्जेक्ट, तो लिखो राम। अब इसके बाद क्या आएगा, लिखता है, क्या आएगा, लिखता है, तो लिखने को भाई सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, क्रिया आएगी। तो क्रिया क्या है, लिखता है, तो लिखता है एक ही रहेगी, राइट। इज अलग से नहीं आएगा इसमें, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज का कोई नहीं है, उसी के अंदर छुपा हो रहता है वो। राइट लिखना में तो एक वचन है, थर्ड पर्सन है, और राइट मैंने लिखना, तो क्रिया में क्या जुड़ेगा, एस या इस जुड़ेगा, तो राइट। राइट्स, क्योंकि ये एक वचन है तो इसमें एस जुड़ेगा। राम राइट्स अ, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, यह बना दिया अपन ने। इसके नीचे देख लीजिए आप, हम रोज स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं। देख लीजिए, हम फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में क्रिया में एस एस जुड़ता ही नहीं है, तो हम वी गो जाते हैं, टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो वाक्य है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये बना लिया हमने, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में भी एस नहीं जुड़ता है, तो आई रीड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। वे प्रतिदिन यहाँ आते हैं, तो वे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दे, दे। इसके बाद में क्या आएगी, क्रिया आएगी। क्रिया क्या है, आते हैं, तो आते हैं तो कम, कम हियर, यहाँ। प्रतिदिन को क्या बोलते हैं, एवरी डे, एवरी डे, वे रोज यहाँ, वो प्रतिदिन यहाँ आते हैं। इस प्रकार से हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के
एक महत्वपूर्ण टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा और इसके बारे में विस्तार से पढ़ा, और उसके बाद में हमने उसका जो हिंदी के जो वाक्य हैं उनकी अंग्रेजी बनाकर भी देखी। लेकिन मित्रों, कोई भी चीज यदि हमको पूर्ण रूप से सीखना है, उसमें परफेक्शन लाना है, तो प्रैक्टिस का बड़ा रोल होता है। बिना अभ्यास के हम कुछ भी नहीं सीख सकते। यदि सीख भी गए तो तुरंत भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? खूब अभ्यास करना चाहिए। आप जानते हो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर पड़त निशान। अब जब मैंने आपको इतना समझाया है, मेहनत की है, तो आपका भी इतना साथ हो बनता है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें। इससे मुझे नए नए और इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का उत्साह मेरे मन में बना रहेगा, तो मैं डालता रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।